So, good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So, in today's class, we will discuss the remaining two topics which were left in the introductory part of the next exercise, exercise 11.2 of your chapter number 11, 3D geometry. So, basically, it is exercise 11.2, introduction part 2. Fine. ठीक है, तो फटाफट से रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में क्या क्या किया। हमने इक्वेशन बनानी सीखी, ठीक है ना। इक्वेशन बनानी कैसे सीखी? व्हेन a point when a point and a डायरेक्शन वेक्टर गिवन हो या पैरेलल वेक्टर गिवन हो, डायरेक्शन देने वाला वेक्टर गिवन हो ऐसे मानो, और या फिर डायरेक्शन मत दो, आप दो पॉइंट्स दे दो, उससे हम डायरेक्शन बना लेंगे। ओके, तो ये दो टॉपिक्स हमने कवर किए। इनसे हमने वेक्टर इक्वेशन भी बनानी सीखी और इनसे हमने कार्टेशियन इक्वेशन भी बनानी सीखी। दो बातें हमने सीखी। नाउ व्हाट, तो अब इस एक्सरसाइज में, वैसे तो देखो इस एक्सरसाइज का मोटो यही है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लेकिन फिर वो एक मेन टॉपिक होता है, इर्द गिर्द के टॉपिक होते हैं ना, तो ये इर्द गिर्द के दो टॉपिक है हमारे पास। एक तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, angle between two lines, and the second and the last topic for this exercise is shortest distance between two lines, shortest distance between two lines, shortest distance between two lines in 3D है ना, angle between two lines in 3D। 3D में चल रहा है ऑब्वियसली सब कुछ, ठीक है। तो पहला टॉपिक कवर करते हैं। पहला टॉपिक इज वेरी वेरी इजी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर कुछ है ही नहीं, है ना। जो कुछ थोड़ा बहुत है वो फिर भी अगले टॉपिक में है ना। तो फर्स्ट टॉपिक स्ट्रेट अवे अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द टॉपिक नेम इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। कुछ बात करूं मैं आपसे? देखो इधर देखो स्क्रीन पे, सब लोग आपको दिख रहा है खुशी वहां से? अदरवाइज यू कैन टर्न ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। ओके, तो मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। ये मेरे 3D, मैं क्लियर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ स्क्रीन को, अब समझते हैं। देखो ये है मेरा एक 3D स्पेस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड, वाई एंड एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको कहा दो लाइंस के बीच का एंगल बताओ मुझे इन 3D, है ना। तो लेट्स से मैंने एक लाइन, हाँ क्या क्या 90 डिग्री इन स्पेस, इन स्पेस दो लाइन से कहीं भी लटक रही है, एक लाइन ऐसे लटक रही है, एक लाइन ऐसे लटक रही है। अब उन दोनों के बीच का एंगल पता लगाने का मतलब है जब उनको इंटरसेक्ट हम कराएंगे तो उनके बीच का एंगल, है ना। हो सकता है कि वो पैरेलल लाइन हो तो एंगल बनेगा ही नहीं, है ना, ठीक है ना। अब सपोज करो लाइन एक ऐसे एक ऐसे, तो लाइन है ना, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं ना अपन। लाइन इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती है, तो एक्सटेंड कराने के बाद जहां भी वो इंटरसेक्ट होगी वहां पे एंगल पूछ रहा है वो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का मतलब ये है, समझ गए ना। लेट्स से कि एक लाइन मेरी ये है L1 एंड एक लाइन मेरी लेट अस से ये है L2, और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता लगाना है ये वाला थीटा। लेट से द एंगल बी थीटा, ठीक है। अब जब आपसे दो लाइन के बीच का एंगल पूछेगा तो आपको देगा क्या? इक्वेशन। भाई अभी आपने इक्वेशन बनानी सीखी ना, तो अब आप सारी चीजें इक्वेशन से ग्रैप करेंगे। आपको लाइन गिवन कैसे देता है? इक्वेशन फॉर्म में ही तो देता है। भाई ये इक्वेशन है लाइन की, अब इससे निकाल ले जो तेरे को निकालना है, जो डेटा निकालना है इस इक्वेशन से निकाल ले। सो लेट्स से इसकी इक्वेशन गिवन है, आई एम टॉकिंग इन वेक्टर फॉर्म, है ना। वेक्टर आर इक्वल टू टेल मी वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स, यही होती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D। भाई बेसिक इक्वेशन तो यही होती है। अब डायरेक्शन ये ना दे रखा हो तो b2 माइनस b1 कर दिया, वो एक अलग चीज। b2 माइनस b1 भी तो एक वेक्टर ही आएगा, लेट से वो वाला वेक्टर भी है ना। कुल मिला के एक पॉइंट और एक वेक्टर। कल हमने बात करती है यूनिकनेस ऑफ ए लाइन ऐसे डिफाइन होती है 3D में, एक तो पॉइंट गिवन हो जहां से इंटरसेक्ट कर रही है और एक डायरेक्शन गिवन हो, तो लाइन यूनिक हो जाती है ना। तो ये हो गया। अब दूसरी लाइन L2 भी ऐसे ही गिवन होगी, भी ऐसे ही गिवन होगी, है ना। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, दोनों एक ही पॉइंट से थोड़ा ना पास आउट हो रहे हैं, तो A1 A2 और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसा किसने कहा? तो B1 B2। अच्छा, लैम्डा भी चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पैरेलल वेक्टर है उस पैरेलल वेक्टर से इस लाइन का मैग्नीट्यूड बैलेंस करने के लिए लैम्डा लगा है, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है उस पैरेलल वेक्टर से इस लाइन का मैग्नीट्यूड बैलेंस करने के लिए एक स्केलर और लगाया। तो वो सेम स्केलर ही दोनों को बैलेंस कर रहा है, ऐसा भी गिवन नहीं है ना। तो ये स्केलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2, नहीं तो म्यू ले लो, जैसा आपकी बुक में किया है उन्होंने, म्यू, ठीक है। तो ये डिफाइन हो गई दो लाइंस। इन दो लाइंस के बीच का मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? एंगल चाहिए, एंगल चाहिए। तो टेल, अब मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है ना। ये इक्वेशंस मुझे गिवन है, गिवन पॉइंट्स के लिए मुझे इक्वेशन मिलेगी, मुझे पता है। तो एक चीज बताओ,
ये लाइंस जिस किसी पॉइंट से पास कर रही है, जैसे मान लो इस पे कोई पॉइंट है, इस पे कोई पॉइंट है, जिसके लिए आपने वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू भी डिफाइन किया है, उस पॉइंट का तो एंगल से क्या ही लेना देना हो सकता है, पॉइंट का एंगल से क्या लेना देना हो सकता है, नो, है ना। ये चीज तो आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आ रही होगी कि एंगल का तो डायरेक्शन से ही लेना देना है। कैसे है अब मैं बताता हूं। देखो, अगर इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर बी वन है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन किसी बी वन वैक्टर के पैरेलल है। यस और नो? ये लाइन किसी बी वन वैक्टर के पैरेलल है, तभी तो इसका डायरेक्शन वेक्टर बी वन रखा है हमने। लाइन की इक्वेशन में क्या रखते हैं, वो जो डायरेक्शन रखता है उसके पैरेलल वेक्टर कोई तो रखते हैं अपन, है ना। ठीक है, और एडजस्ट करने के लिए लैम्डा लगा देते हैं। ठीक है। एंड मुझे बताओ, अगर ये लाइन अगर बी टू एल टू लाइन में अगर बी टू डायरेक्शन वेक्टर है, तो ये किसी बी टू नामक डायरेक्शन वेक्टर से पैरेलल है या नहीं है? है या नहीं, बताओ, है ना। अब अगर मैं इस बी वन और बी टू के बीच का एंगल निकाल लूं, तो क्या वो एंगल सेम नहीं होगा? अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इनको इंटरसेक्ट करा के अगर मैं ये एंगल निकाल लूं थीटा, तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होंगे? बोलो, सेम होंगे नहीं होंगे? भाई मान लो ये दो लाइंस है, ऐसे मान लो ये दोनों लाइंस है ना। ठीक है। अब अगर मैं इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है लेट से, तो इन दोनों के पैरेलल दो लाइंस बनाऊं तो उनके बीच का एंगल भी तो 30 डिग्री होगा। मान लो इसके पैरेलल मैंने ये लाइन बना दी, और इसके पैरेलल मैंने लेट से आगे चल के इसके पैरेलल मैंने ये लाइन बना दी, तो क्या एंगल 30 डिग्री होगा नहीं होगा? आप इसको आगे इंटरसेक्ट कराओ और पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है, कौन सा एंगल हो रहा है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। कैसे भी किसी भी लॉजिक से लगा सकते हो, इससे ये एंगल 30 डिग्री और इससे ये दो बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा। समझ आया ना? ठीक है भाई, एक बार इसको आगे कंटिन्यूस कर दिया, तो देखो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये 30 ऐसे आ जाओ चाहो तो, और ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये 30। कुल मिला के इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल ही लाइन के बीच का एंगल है, बस, और कुछ भी नहीं करना। और वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आपने वेक्टर अलजेब्रा में बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको बी वन और बी टू वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो आप कैसे निकालते हो? कॉस थीटा इक्वल टू बी वन डॉट बी टू डिवाइडेड बाय देयर मैग्नी, और इसका मॉडुलस लगा देना है, ताकि हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। ठीक है, और इनका इसका मॉडुलस लगा देना, ताकि जो एंगल निकल के आए वो कैसा निकल के आए? पॉजिटिव नहीं, एक्यूट। एंगल तो एक्यूट पॉजिटिव ही होता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज होता है एंगल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो एंगल आपका क्या निकल के आए? एक्यूट एंगल निकल के आए। तो ये जो भी एंगल आएगा वही लाइन के बीच का एंगल होगा। दैट्स इट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया तो, है ना। अब लेट से अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। देखो क्या करना है, मुझे बताओ, बी वन वैक्टर के आपको यहाँ पे जो डायरेक्शन नंबर्स दे रहेगा वो एबीसी फॉर्म में देगा, है ना। एबीसी फॉर्म में देगा, तो ए वन बी वन सी वन, और इसके ए टू बी टू सी टू। तो क्या करना है, ए वन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए वन इंटू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर का सम का रूट, और इनटू उसका भी मैग्नीट्यूड करना है ना। तो उधर क्या हो जाएगा? ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, और इसका मॉडुलस लगा देना अगेन, ताकि क्या आ जाए? एंगल एक्यूट आ जाए। दैट्स इट, खत्म। उनका डायरेक्शन वेक्टर पकड़ लो। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन कहां पता चलेगी? नीचे, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड, तो नीचे से पकड़ लो। और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो लैम्डा के साथ जो लगा हुआ है वो डायरेक्शन है, ऐसा मान लो। लैम्डा के साथ जो लगा हुआ है वो डायरेक्शन है। वहां से डायरेक्शन नंबर चुरा लो, इसके भी चुरा लो, इसके भी चुरा लो, फॉर्मूले में लगा लो, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में ये, है ना, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड। इन केस आपको उनके डायरेक्शन रेशियोस ना देके डायरेक्शन कोसाइंस दे दे, जैसे ये तो क्या माने जाते हैं? डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोस। क्या माने जाते हैं? डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोस उस वेक्टर के, है ना। लेट से आपको ये ना देके उसने L1 L2 L3 दे दिया। क्या है ये L1 L2 L3? क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइंस? हाँ, L1 M1 L1 M1 N1 एंड देन L2 M2 N2। यहाँ पे कैमरा तो नहीं आ रहा होगा बीच में? ठीक है, पास साइड में ही है ना। L1 M1 N1 दे दे और इसके L2 M2। तो हम क्या करेंगे, ये कि यही फॉर्मूले यहाँ लगा दूंगा। अब की बार डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय कुछ होगा क्या? कुछ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है? 1। तो अगर मैं यहाँ पे इनको रिप्लेस करूं, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। देखो, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर
प्लस n1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। 1 का रूट क्या होगा 1, अगेन ये भी 1, तो एक तरीके से डिनोमिनेटर क्वांटिटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो बन जाता है जस्ट मॉडुलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1, दैट्स इट, डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन रेशियो से या डायरेक्शन कोसाइंस, या तो क्लियर कट कहेगा कि जो इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये है, या तो क्लियर कट देगा, या फिर पता है क्या कहेगा, आपको कहेगा कि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन नंबर ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 है, तो वो एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोस नहीं है, वो एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हिंट देगा ये पता करने के लिए। और आपको नहीं भी पता चले हिंट, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अगर वो नीचे 1 आ जाएगा तो आपको आगे होकर पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस निकले। ठीक है, तो टॉपिक कवर, बस इतना सही है। ठीक है, एंगल निकल जाएगा दो लाइंस के बीच का, क्या पकड़ना है अपने को, बस डायरेक्शन वेक्टर्स, बस डायरेक्शन वेक्टर्स, जिस वो लाइन किस डायरेक्शन किस लाइन के पैरेलल है ना। ठीक है, अच्छा कई बार अब ऐसे देगा, पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर दे देगा, तो उसका भी होगा वो तो ऐसे उल्ट उटपटांग चीजें तो आपको देता रहेगा, इसका है तो उसका भी डायरेक्शन वेक्टर दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसमें नोट क्या क्या करना है, स्क्रॉल कर देता हूं फटाफट से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी बता रहा हूं, देखो इसमें नोट क्या क्या करना है आपको, है ना, मैं लगे हाथ उसको भी स्क्रॉल कर देता हूं, टॉपिक चल रहा है ना अभी। ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है ना, देखो मॉडुलस इन्होंने टोटल पे लगाया है, बट मैं मानता हूं टोटल पे लगाने की जरूरत ही क्या है बताओ, नीचे तो वैसे भी आपको पता है कि है ना पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम लोग वैसे ऊपर लगाते हैं ना, और कोई खास फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, ये देखो अगर इन केस आपको L1 L2 M1 M2 ये दे रखा हो, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, 1 होता है, ये 1 होता है, 1 इक्वल टू दिस, तो ये cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया। अच्छा एक पॉइंट रह गया इसमें, उसको भी डिस्कस कर लो, कि अब आपको पता चल गया ना कि एंगल कैसे निकालते हैं, तो टेल मी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, और डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दैट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। समझ गए, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो यहां से जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो ये आएगा कि जो वेक्टर b1 है वो वेक्टर b2 के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तभी तो लाइन परपेंडिकुलर है, और यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा कि b1 डॉट b2 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये वाइसी वर्सा चलेगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आप कह सकते हो लाइन परपेंडिकुलर है, और आपके ये इन्फॉर्मेशन है तो आप कह सकते हो कि b1 डॉट b2 क्या है, जीरो है। ये तो पहला एनालिसिस। दूसरा, इन केस वो क्या हो, पैरेलल हो, इन केस वो क्या हो, पैरेलल, तो फिर अगर लाइंस पैरेलल तो डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल, लाइंस पैरेलल तो b1 पैरेलल टू b2, और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू, या फिर यू कह सकते हो कि एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, b1 वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो इधर से अगेन ये भी वाइसी वर्सा चलेगा, अगर डायरेक्शन नंबर्स प्रोपोर्शनल आ जाए तो आप रिजल्ट स्वरूप कह सकते हो कि लाइंस आर पैरेलल, ये चेक करने के लिए कहते हैं कि चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल, तो आप उनके डायरेक्शन वेक्टर पकड़ो। जिस पॉइंट से वो पास आउट हो रहा है इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले कॉन्सेप्ट में, परपेंडिकुलर होने के कॉन्सेप्ट में, और पैरेलल होने के, इन तीनों बातों में जिस पॉइंट से वो पास आउट होता है ना A1 वेक्टर A2 वेक्टर, उसका कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, केवल वी आर कंसर्न अबाउट देयर डायरेक्शन वेक्टर्स b1 एंड b2। फ्रेंड्स हैं आपके वो लोग, ओके चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा इसमें स्क्रॉल क्या करना था वो बताना था ना आपको, देखो आपको नोट क्या क्या करना है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसका पूरा इलस्ट्रेशन है वैसे तो हमारे पास, ये तो हमने कल वाली क्लास में कर लिया था। हम्म, ये सब हो चुका है। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो पढ़ते जाओ फटाफट। लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस सच दैट देयर इक्वेशंस आर गिवन एज इन दिस फॉर्म, हमने भी यही लिया। अच्छा लेमडा लेमडा लिया है, गलत है वैसे देखा जाए तो, है ना, लेमडा 1 या म्यू लेना चाहिए, करेक्ट कर देता हूं मैं इसको यहीं पे, आप करेक्ट कर रहा हूं वहां पे, है ना, म्यू ले लेता हूं मैं इसकी जगह। ठीक है, देन नाउ एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला,
फॉर्मूला लिखा है मैंने सीधे, ठीक है, उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल का फॉर्मूला जो ऐसे ही होगा। थीटा निकालना हो तो कोस इनवर्स लगा देना, कार्टेशियन फॉर्म करनी हो तो B1 B2 को एक्सपैंड कर देना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और नीचे इसका मैं ज्यादा इसके बारे में ज्यादा दिक्कत डिटेल में है नहीं, करके मैंने वहां बताई दिया आपको ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, मतलब लाइन L1 की तो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है L1 M1 N1, L2 की गिवन है L2 M2 N2, ये लाइन की भी है उसकी डायरेक्शन वेक्टर की भी एक ही बात है, ठीक है। तो एंगल थीटा बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी गिवन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपकी बात फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस अभी अपन ने पढ़ लिए। लाइंस L1 एंड L2 अगर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री है, तो B1 डॉट B2 क्या कर दो, 0 कर दो, या कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर दो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, उनके डायरेक्शन नंबर्स के प्रोडक्ट का सम 0, उनके डायरेक्शन नंबर्स के प्रोडक्ट का सम 0, ओके, ठीक है। एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल देन हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन नंबर्स प्रोपोर्शनल, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 इक्वल टू सम नॉन स्केलर, ये कार्टेशियन फॉर्म से डिराइव होगा, ठीक है। डन, आ जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसके बारे में सीखते हैं। चलो तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा मैं पहले आपसे इन डिटेल, और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके एनालिसिस में अभी, जहां पे कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी 3D के अंदर, है ना, बिकॉज हमारे पास अभी वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है मैं आपको समझा सकूँ, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि जो दो लाइंस होती हैं 3D में, कल एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था इसका, अभी फिर से करते हैं। अगर 3D में दो लाइंस हैं तो किस टाइप की हो सकती हैं, पहले उसकी बात करते हैं। अच्छा 3D छोड़ो, अगर 2D में दो लाइंस हैं तो वो कैसी लाइंस होती हैं, या तो वो होती हैं इंटरसेक्टिंग या फिर वो होती हैं पैरेलल, या तो वो होती हैं इंटरसेक्टिंग या फिर वो होती हैं पैरेलल, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पैरेलल। 3D में जो दो लाइंस होती हैं, एक बार के लिए मान लो वैसे के वैसे ही कह रहा हूं मैं, या तो इंटरसेक्टिंग, या तो इंटरसेक्टिंग, या कह रहा हूं मैं हाल फिलहाल नॉन इंटरसेक्टिंग, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर, अब अगर ये 2D चल रहा होता तो नॉन इंटरसेक्टिंग का सीधा सीधा मतलब निकाला जाता पैरेलल होना। अगर ये 2D चल रहा होता तो नॉन इंटरसेक्टिंग का सीधा सीधा मतलब है पैरेलल होना, लेकिन ये 3D चल रहा है। यहां पे नॉन इंटरसेक्टिंग के भी दो मतलब होते हैं, कितने, दो। एक तो होता है पैरेलल होना जो हम जानते हैं, और एक और होता है जिसको अपन कहते हैं स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड स्क्यू लाइंस। तो 3D के अंदर तीन तरीके के केस बन सकते हैं अगर दो लाइंस के बारे में सोचा जाए, या तो लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर लाइंस आर स्क्यूड टू ईच अदर। अब तीनों का मतलब जब तक नहीं समझेंगे ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर यही होगा कि रटना पड़ेगा, तो रटेंगे नहीं हम, है ना, मतलब समझते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब तो सीधा सीधा है, स्पेस में एक लाइन ऐसे जा रही है ना, और एक लाइन ऐसे जा रही है, कहीं पर भी ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट हो गई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, हो गई, ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट नहीं होंगी वो, तो क्या होंगी, या तो पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है एक्चुअली, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हर समय बराबर है, ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या कहीं पर भी ऐसे जा रही है, मतलब कुल मिलाकर पैरेलल फॉर्म में जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। इधर जो दूरी है वो ऐसे कैसे जा रही है, आगे पीछे, ये तो होती है पैरेलल। अब बात करते हैं स्क्यू लाइंस। तो इमेजिन करो एक लाइन ये, अब ये पैरेलल होती है, ऐसे ऐसे होती तो पैरेलल होती, और ऐसे होती तो इंटरसेक्टिंग होती। अब ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे है, ये लाइन यूं जा रही है, ये लाइन यूं जा रही है। इमेजिन करो दो प्लेन निकल रहे हैं, तो ये पैरेलल फॉर्म में तो नहीं निकल रहा है, एक रॉकेट जा रहा है और एक प्लेन जा रहा है, या एक प्लेन जा रहा है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है देखो ऐसे, और एक चिड़िया जा रही है नीचे से, तो ये पैरेलल फॉर्म में तो नहीं जा रहे, लेकिन ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, क्या है ये, स्क्यू लाइंस है, ये क्या है, ये स्क्यू लाइंस है। अब मोर पर्टिकुलरली मैथमेटिकली मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस डेफिनेशन वाइज विच लाई ऑन टू डिफरेंट प्लेन्स, टू डिफरेंट प्लेन्स। ये दीवार एक प्लेन है, वो दीवार भी एक प्लेन है, उसमें ट्यूबलाइट एक लाइन है, इसमें ये वायर एक लाइन है? ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, पर ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। ये नीचे जाएगी जमीन के अंदर, ऊपर जाएगी आसमान में, वो जाएगी इधर और ये जाएगी इधर। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रही होगी और ट्यूबलाइट इधर से इधर आ रही होगी, तो इस पोजीशन पे ये आगे पीछे हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। हमको ऐसा लग रहा है कि भिड़ जाएंगे, भिड़ेंगे नहीं, अगर सेम प्लेन होता तो भिड़ते,
सेम प्लेन होता मतलब ऐसा एक 2D का एक बोर्ड होता मेरे पास, जैसे व्हाइट बोर्ड है अपना, और मैं एक लाइन को नीचे से ऊपर बना रहा होता है, इसको इधर बना रहा होता है, ये इधर जाके क्या करते भिड़ जाते, या तो पैरेलल होते या भिड़ जाते। लेकिन अभी 3D आ गया, तो उसका प्लेन उधर मान लो, इसका प्लेन इधर मान लो, और हर एक लाइन का एक पर्टिकुलर प्लेन बनाया जा सकता है। इसका प्लेन तो इधर है, इसकी स्क्रीन इधर है, इसकी स्क्रीन आगे, ठीक है ना। तो ये लाइन इधर से निकल गई, ये लाइन इधर से निकल गई, ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग है, दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। समझ गए? तो स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन ये हो गई, द लाइंस विच लाई ऑन टू डिफरेंट प्लेन्स, विच लाई ऑन टू डिफरेंट प्लेन्स। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, अब बात करते हैं सर इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी तो अंडरस्टूड है 0 यूनिट। जब लाइन इंटरसेक्ट ही हो गई तो इनके बीच में कोई दूरी नहीं रही, दूरी नहीं रही तो दूरी अगर कोई मैथमेटिकली का है तो 0 यूनिट इज द दूरी बिटवीन दीज टू लाइंस। अब तो इसलिए ये तो आपसे पूछेगा नहीं, कभी बेवकूफी होगा तो पूछेगा, पूछेगा या तो ये या फिर ये। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आपके डिफाइंड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्यू लाइंस के बारे में और फिर हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। शुरू करें, चलो। तो ये तो चार्ट था, अब दो स्क्यू लाइंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो बेटा जब मैं आपसे दो स्क्यू लाइंस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको ये यकीन करना होगा कि ये दोनों स्क्यू हैं, क्योंकि मैं 2D पे बना रहा हूं तो आपको विश्वास नहीं होगा वो स्क्यू हैं, बट आपको मानना पड़ेगा कि स्क्यू है, तभी मैं आपको आगे की इमेजिनेशन करवा पाऊं। एक लाइन L1, एक ये लाइन L2। अब ऐसे मत सोचना इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। ये ऐसे मान लो ये आगे है वो पीछे है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। समझ गए? ये तो आगे है और वो थोड़ा सा पीछे, अलग अलग प्लेन्स पर है ना। तो ऐसे मत मानना कि इंटरसेक्ट हो जाएगी। अब इनके बीच की मुझे मिनिमम, कम से कम छोटी से छोटी दूरी पता करनी है, ये मेरा है टॉपिक। ठीक है साहब, ओके, ठीक है। तो अब अगेन लाइन L2 जो गिवन होगी उस वो किस फॉर्म में गिवन होगी, वेक्टर R इक्वल टू, इक्वेशन फॉर्म में तो गिवन होगी, वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B1, वही सेम पहले की तरह, और वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B2। यहां तक कोई डाउट नहीं आपको? अब मुझे एक चीज बताओ, एक 2D प्लेन में अगर दो लाइंस होती हैं, एक लाइन और एक पॉइंट होता है, ऐसे मानो स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है आपने, है ना। एक 2D प्लेन पे, ये 2D प्लेन है, लेटर से नीचे एक प्लेन है, सिंगल प्लेन है ना। इस प्लेन के अंदर मैं एक पॉइंट और एक लाइन मार्क करूं, ये लाइन ये पॉइंट। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी जो होती है शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? ये परपेंडिकुलर दूरी शॉर्टेस्ट है कि नहीं है? अगर मैं ऐसे बनाऊं तो बड़ी बनेगी, ऐसे बनाऊं और बड़ी बनेगी, ऐसे बनाऊं और बड़ी बनेगी, ऐसे बनाऊं लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं तो वो शॉर्टेस्ट बनेगी, मानते हो? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच की दूरी निकाल रहा हूं तो वो लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस वाली लाइन को भी परपेंडिकुलर टच कर रही है और उस वाली लाइन को भी परपेंडिकुलर टच कर रही है, और उस लाइन सेगमेंट की लंबाई निकाल लूं तो वही शॉर्टेस्ट दूरी होगी। अभी मैंने यहां से लेके यहां तक की लंबाई निकाली, मतलब मान लो ये O था ये P था, अगर OP इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OP ही इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होगी। तो अब दो लाइंस हैं तो एक ऐसी लाइन सोचनी है जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और उस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमको एक ऐसा वेक्टर देता है जो उनके प्लेन से ही परपेंडिकुलर होता है। एक ही प्लेन पे, वो दोनों तो एक ही प्लेन पे मान लो, वो दोनों तो एक ही प्लेन पे मान लो और उनके प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब यहां पे दोनों अलग अलग प्लेन पे मान लो, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर आएगा इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा, और दोनों से परपेंडिकुलर का अब उसकी मुझे दूरी चाहिए। दैट मींस जैसे ये वायर थी और एक वो ट्यूबलाइट थी, एक ऐसी लाइन सेगमेंट इमेजिन करो 3D में जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इससे भी परपेंडिकुलर फॉर्म में इंटरसेक्ट कर रही है और उससे भी परपेंडिकुलर फॉर्म में इंटरसेक्ट कर रही है, वो सोचना होगा। ठीक है ना, वो सोच लेंगे एक बार तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं इमेजिन करूं ऐसी लाइन तो ऐसे ऐसे, ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये इससे परपेंडिकुलर है देखो, और उससे भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ट्यूबलाइट को थोड़ा नीचे इमेजिन करो तो उससे ऐसे परपेंडिकुलर है और इस वायर से भी ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ऐसी लाइन बनाई जा सकती है ना, बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका करें? डायरेक्शन का, ऑब्वियसली भाई। डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो B1 है, इसकी जो डायरेक्शन है वो B2 है, तो एक B3 जो वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उसी डायरेक्शन में वो लाइन सेगमेंट बनेगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी, उसी डायरेक्शन में वो लाइन सेगमेंट बनेगी।
तो लेट्स से वो लाइन सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर जो मैंने बनाई वो ये बन गई। अब वो 3D में इमेजिन कर, आप ऐसे मत मानो कि सर ये तो कहाँ परपेंडिकुलर है ना, ऐसे मत सोचना कि सर ये तो परपेंडिकुलर है नहीं। वो 3D में वो आगे पीछे है ना, वो ऐसे टेढ़ी आ रही है ऐसे, मतलब ये लाइन यहाँ थी, ये लाइन ऐसे थी, अब यहाँ से ऐसे टेढ़ी जा रही है, इधर भी परपेंडिकुलर टच कर रही है, इधर भी परपेंडिकुलर, तो ये आगे पीछे मानोगे तो आप इमेजिन कर पाओगे कि ये परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा बताना जरा, B1 क्रॉस B2 से आएगा, टेल मी, आएगा? ठीक है, अब ये लाइन किसी A1 वेक्टर से पास हो रहा है, किसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और ये लाइन जो है किसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। ठीक है ना, लेट से इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, या कुछ और भी नाम हो सकते हैं, बुक में देख लेंगे भैया ना। अब इसको इससे अगर मैं मिला दूं, इसको इससे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं, तो एक वेक्टर और तैयार हो गया, वेक्टर ए बी या वेक्टर बी है, कुछ भी कर लो, क्योंकि डिस्टेंस निकालेंगे तो वैसे भी मैग्नीट्यूड निकलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ए बी निकाला या बी है। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर बनाएंगे हम, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। और अब जो मैं बात कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, और अगर इमेजिन कर पाओ तो अच्छी बात है। इन दोनों, जैसे वायर है ट्यूबलाइट के बीच की सबसे छोटी से छोटी दूरी कौन सी होगी, इन दोनों के बीच में जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर बनाया है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर की लंबाई जो होगी वो शॉर्टेस्ट नहीं होगी, ये तो बड़ी लंबी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है, इससे भी छोटी हो सकती है ना, बट वो जो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट है ना, उस वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट की इस परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे जो परछाई पड़ेगी, प्रोजेक्शन पड़ेगी, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसके ऊपर। समझ गए? तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ दीज 2 लाइन्स। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट कहूं, मतलब मैथमेटिकली डिफाइन करूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी, कोई कहे सर बी ए ले लूं, ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस तो सेम ही आएगी है ना, वेक्टर थोड़ा चाहिए आपको, प्रोजेक्शन चाहिए, लंबाई चाहिए है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन B1 क्रॉस B2 इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स। ये डी की वैल्यू है, डी फॉर डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कैसे करूं सर मैं, कोई बात नहीं, प्रोजेक्शन निकालना आता है मुझे, बताओ वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, ए डॉट बी कैप ऐसे निकालते थे, और बी कैप को क्या लिखते थे आप, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मोर पर्टिकुलरली बात करूं तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता था। अभी वेक्टर ए बी और बी क्रॉस है ये है, तो वेक्टर ए बी, उधर ए की जगह तो ए बी, ए की जगह तो ए बी, डॉट बी की जगह ये पूरा B1 क्रॉस B2। ठीक है, ब्रैकेट, ये मॉडुलस गलत लगा रहा हूं मैं, ये यहाँ पे वेक्टर है पूरा है ना, ये पूरे वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट है ना, डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। और डिस्टेंस नेगेटिव भी आ सकती है, पता है क्यों, क्योंकि नीचे तो मैग्नीट्यूड है लेकिन डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं ना, तो मैं ऊपर की साइड मॉडुलस भी लगाऊंगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, सिंपल सी भाषा में याद रखोगे तो आगे तक याद रहेगा। उन दोनों के पॉइंटों को जोड़ने वाले वेक्टर का उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर पर प्रोजेक्शन ही उन दोनों के बीच की सबसे छोटी से छोटी दूरी होगी, है ना। ठीक है, अब कोशिश करना कभी किसी से कोई यूट्यूब वीडियो सर्च करने की कोशिश करना कि ऐसा कैसे होता है ना, वो 3D में इमेजिन हो पाएगा। ठीक है, हमको हमारे सर ने, मैं जो चीज होती है मना कभी नहीं करता हूँ, हमको हमारे सर ने हमारे जमाने में बहुत अच्छे से इसको समझाया था, क्योंकि उस स्कूल में वो फैसिलिटीज थी, पूरा प्रोजेक्टेड करके समझाया था। अभी हमारे पास नहीं है फैसिलिटी, तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि ऐसा होता है, बट करके नहीं दिखा सकता है ना। तो करके दिखाने के लिए आपको यूट्यूब वीडियो सर्च करो, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? ओके, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म की बात करें इसकी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म गया तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, बस इसके बाद पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है और फिर दैट्स इट, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। हम्म, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं बेटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो जो पॉइंट गिवन होगा वेक्टर A1 और वेक्टर A2, वो किस फॉर्म में होगा, वो अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, x1 y1 z1, लेट से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, x1 y1 z1, x1 y1 z1 है ना, और ये क्या है x2 y2 z2। तो इन दोनों से बनने वाला जो वेक्टर बनेगा उसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, x2 माइनस x1, b माइनस ए करोगे
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो जो इधर तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो किसका करूंगा मैं, x2 माइनस x1 का इसके उससे करूंगा। तो एक बार के लिए मैं x2 माइनस x1 आई कैप है ना, x2 माइनस x1 आई कैप, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ है ना, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 कैप, इस वाले को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब डॉट करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो सॉरी हाँ इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड भी है, उसके लिए स्पेस नहीं है, मान लो उसके नीचे मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड हो रहा है ना, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वैसे भी ऊपर वाली चीज सोल्व करके बता रहा हूँ है ना। चलो क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ना, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे क्या आएंगे a1 b1 c1, इसके क्या माने थे अपन ने डायरेक्शन रेशियोस a1 b1 c1, और इसके क्या माने थे अपन ने a2 b2 c2, फाइन यही माने थे। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसको इसको इस मैग्नीट्यूड नहीं, ये तो वेक्टर ही मिलेगा, ये तो वेक्टर ही मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये तो वेक्टर ही मिलेगा, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट कराना है, यानी इसके आई कैप के इसके आई x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कराना है, इसके जे कैप का इसका आई कैप का कंपोनेंट क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 को तो मल्टीप्लाई कराना है x2 माइनस x1 से, फिर जे कैप का कंपोनेंट ढूंढ के इसको इससे। अब सुनना ध्यान से, एक चीज पूछते हैं आपसे मैं, देखो मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना कि b1 c2 माइनस b2 c1 अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आई कैप से, और उधर आई कैप से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, और अल्टीमेटली वो b1 b2 माइनस c1 c2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आई कैप से हो रहा था और अल्टीमेटली उससे हो रहा है, तो क्यों ना मैं आई कैप की जगह हटा के लिख दूं x2 माइनस x1, और अब ये वेक्टर नहीं बनेगा, अब ये न्यूमेरिक फॉर्म बन जाएगी, वही प्रोजेक्शन हो जाएगा। भाई ये वेक्टर कब बनता है, जब ऊपर आई कैप जे कैप के कैप सजे हुए हैं, अगर आई कैप जे कैप के कैप को हटा के अगर मैं कोई नंबर डाल दूं 2 3 4 5 6 7, तो क्या खाक वेक्टर बनेगा, फिर तो ये स्केलर ही बनेगा। तो मैं क्या कर दूं, अल्टीमेटली तो इस b1 c2 माइनस b2 c1 को x2 माइनस x1 से गुणा कराना है ना, और इधर ये आई कैप से गुणा हो रहा है, तो आई कैप की जगह ये लिख दूं। तो फाइनल कार्टेशियन फॉर्म आप समझ पाए होंगे कैसे बनेगी, इस आई कैप की जगह आई कैप जे कैप के कैप की जगह तो क्या रख दूंगा मैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, इधर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, और इधर क्या आ जाएगा z2 माइनस z1। और एक बार ये कर दिया तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब यही आंसर है फाइनली, ये ऑटोमेटिक स्केलर मिलेगा। और डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस तो डबल बार्स, एक चीज तो डिटर्मिनेंट सोल्व करके दे रही है, और एक मॉडुलस कौन सा लगेगा ताकि ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव ना आ जाए, ताकि डिटर्मिनेंट, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट एक बार तो करना ही पड़ेगा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा, समझ गए। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस टोटली ओवर होता है। इसके अंदर आपको नोट क्या क्या करना है वो मैं मार्क करवाता हूं एक बार, ठीक है। चलो तो ये टॉपिक आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस में आपको ये मार्क करना है, जो आपको ये लिखा हुआ है देखो फटाफट से देखो, इन्होंने एस टी लिया, अपन ए बी लिया था, S2 का वेक्टर A1 है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट टी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A2 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर B1 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर B2 है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, let L1 and L2 be the two lines such that their equations are given as like this, और इधर लैम्डा डाला है तो इधर म्यू डालना जरूरी होगा है ना, ठीक है। नाउ टेक 2 पॉइंट्स S एंड T ऑन L1 एंड L2, L1 और L2 पे 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, S और T है ना, OS OT, और यही वेक्टर A1 वेक्टर A2 है, मतलब आपको इक्वेशन से गिवन है, उससे आपने इमेजिन कर लिया कि ये पॉइंट यहाँ है, एग्जैक्ट होना लोकेशन चाहिए, कहीं भी मार्क कर लो कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं B1 B2, ये केवल डिस्क्रिप्शन है जो आपने फिगर बनाया है ना। अब डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस शुरू होता है कि PQ वो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना, जो दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है ना, इसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए एक्चुअली, जो परपेंडिकुलर है, तो PQ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब PQ वहां पे वो वेक्टर नहीं है जो दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर, PQ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये PQ डिस्टेंस मिलेगी कैसे, B1 क्रॉस B2 वाला वेक्टर मान लो यहाँ कहीं है जो दोनों से परपेंडिकुलर है, इसका इस पे प्रोजेक्शन निकलेगा, तो ये जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, समझ गए आप। तो आप चाहो तो ऐसे बना लेना, जब आप नोट्स में नोट करो
तो आप कैसे बनाओगे बेटा, ये पी क्यू तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना, ये तो आपको चाहिए, ये तो डी है, ये तो आपको चाहिए। आप परपेंडिकुलर वेक्टर जो बनाओगे ना दोनों से होगा, उसको बीच में कहीं बना देना है, और आप ऐसे एरो मार्क कर देना कि इसका इस वाले ये वाला वेक्टर क्या है, b1 क्रॉस b2, ये वाला वेक्टर क्या है, b1 क्रॉस, इसका इस पे प्रोजेक्शन मिलेगा तो मुझे शॉर्टेस्ट, वो परछाई छोटी से छोटी दिखाई देगी, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है साहब, तो ये कहता है let PQ be the shortest distance between lines L1 and L2 such that the point P lies on L1 और Q lies on L2। तो PQ जो है L1 से भी परपेंडिकुलर है, तो PQ जो है वो L2 से भी परपेंडिकुलर, की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है। देखो लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है कह दूं, या फिर वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड कह दूं, एक ही बात है, और उसको मैंने D से डिनोट करा दिया, लेट इट बी D। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डायरेक्शन वेक्टर्स का, now the cross product of direction vectors of lines L1 and L2 is also perpendicular to this line। वो PQ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो भी दोनों से परपेंडिकुलर थी, और इनके डायरेक्शन वेक्टर्स B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो हो ना हो ये वेक्टर PQ और उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेटर से उसको नाम दे देता हूं हाल फिलहाल के लिए वेक्टर E, है ना, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हुए। भाई दोनों दोनों से परपेंडिकुलर हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, और जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों दोनों से पैरेलल हो गए। तो मैं वेक्टर पी क्यू को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई लिख सकता हूं, ठीक है ना। उसको वेक्टर एन नाम दिया इन्होंने, जो दोनों का परपेंडिकुलर निकलेगा, मतलब एन फॉर नॉर्मल होता है ना, तो दोनों की नॉर्मल है एक तरीके से वो, है ना। तो वेक्टर एन इक्वल टू डाल दिया, हालांकि इक्वल, सॉरी वेक्टर एन तो इक्वल टू ही रहेगा b1 क्रॉस b2, लेकिन ये इस वेक्टर पी क्यू से लैम्डा टाइम्स रहेगा, या ये इसका लैम्डा टाइम्स रहेगा ना, पी क्यू कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन, या एन वेक्टर कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स पी क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एन कैप निकाला, वो इसलिए निकाला क्योंकि नीचे काम आ रहा है ना। एन कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर, तो ये काम तो आपको पहले करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, नाउ वी गेट दैट द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला कि डायरेक्शन ऑफ पी क्यू और डायरेक्शन एन जो है वो सेम है ना। डायरेक्शन वाइज ये देखो, ये लिखा हुआ है, हाँ सुनो अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, मैंने ये लिखा वो तो गलत है, और सही है ये लिखा वो तो सही है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो गलत है, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एन सेम है, ये गलत है, फिर तो आपको लेमडा टाइम्स वेक्टर एन लिखना पड़ेगा, है ना। दोनों पैरेलल है, लेकिन दोनों के यूनिट वेक्टर तो सेम है, लेकिन दोनों के क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो वेक्टर पी क्यू कैन बी एग्जैक्टली इक्वल सेड इक्वल टू एन कैप। अब आपको चाहिए पी क्यू, आपको क्या चाहिए, पी क्यू की लेंथ, तो पी क्यू कैसे बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो ये है ही, डायरेक्शन तो एन कैप देगी, यानी इसका कैप देगा, और वो कहां से मिलेगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड कहां से मिलेगा, एस और टी के बीच की दूरी यानी एस टी, और वेक्टर में कहूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी, या फिर यूं कहूं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, वेक्टर एस टी का डॉट प्रोडक्ट को मिला के इससे। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो चीज आती है, इट इज क्लियर दैट द लेंथ पी क्यू is the projection of vector st on n, so d will be equal to st dot n cap, st dot n cap, n cap को expand कर दिया, एस टी को लिख दिया a2 - a1, ठीक है, वेक्टर एन को लिख दिया b1 क्रॉस b2, और मैग्नीट्यूड के लिए b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कर लिया, जो फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 x2 y2 z2 एक्सपैंड कर देना, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ लिखने के लिए, है ना। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, कुल मिला के 6 3 3 6 6 और 6 12 चीजें मिलेंगी आपको, उन 12 चीजों से फॉर्मूला बन रहा है ना। फॉर्मूला क्या बन रहा है, b1 क्रॉस b2 बना लिया पहले मैंने, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये चीज तो आपको करना ही पड़ेगी, इसके पास मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर का सम का रूट, ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, a2 - x1 आप ऐसे निकाल ही लोगे, तो फाइनली डी ए निकल के आ गया, चेक करो, समझ आएगा। जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें तो आई कैप जे कैप के कैप की जगह ये डाल ही दिया मैंने, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो चाहो तो बड़ा सारा लिख लो, या फिर सिंपली ये ना लिखो, सिंपली ऐसे याद रख लो कि b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ही नहीं सकता मैं, कैसे लिखूं इसको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में मानता हूं ये है, ये ना लिख के सिंपली यही लिख लो, ये ज्यादा इजी से याद है। वैसे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करके और फिर उसके बाद ही मैग्नीट्यूड निकालोगे, कौन सा आप इधर इतने में उसको एडजस्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, याद भी नहीं रख सकते, और एडजस्ट भी नहीं, बहुत काफी लंबा सारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, करोगे तो वैसे ही अलग।
ठीक है, दैट्स इट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस में हम कंफर्ट जोन में है, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो होती हैं, चाहे से स्पेस में है चाहे से प्लेन पर है, उनका कॉमन प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे स्पेस में मान लो दो पैरेलल लाइंस ऐसे ही तो होंगी। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? इनके बीच की दूरी समान होती है, तो इन दोनों से गुजरने वाला एक कॉमन प्लेन तैयार किया जा सकता है। जैसे ये जो ये स्लेट है, इसको मैं इसके आगे प्लेस कर दूं तो दोनों से टच हो जाएगी ये स्लेट, उनका कॉमन प्लेन बन जाएगा ना, समझ रहे हो ना? ये इससे दोनों से टच हो जाएगी, दोनों से टच हो जाएगी मतलब ये दोनों लाइंस इससे पास हो रही है। तो स्पेस में कहीं पर भी दो पैरेलल लाइंस बनी हुई हो, उनका कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब एक ही प्लेन की बात हो रही है ना, तो एक ही प्लेन की बात हो रही है, तो ये जो बोर्ड है इस पे समझा जा सकता है सारी काम, है ना, स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो लेट दिस बी द कॉमन प्लेन, ये बोर्ड ही मेरा, स्क्रीन ही मेरी कॉमन प्लेन है। अब मैं दो पैरेलल लाइंस बनाने जा रहा हूं, L1 एंड L2। अब पहले बात तो मुझे आप ये बताइए, L1 और L2 की इक्वेशन किस फॉर्म में होंगी? हालांकि ये दो अलग अलग लाइंस हैं, बट ये दोनों पैरेलल, एक ही वेक्टर से पैरेलल है। हाँ, पॉइंट अलग अलग से पास हो सकती है, ये किसी अलग पॉइंट से पास हो रही है, अलग पॉइंट से, सॉरी वेक्टर आर तो लिखूं, इक्वेशन स्टार्ट वेक्टर आर से होती है, वेक्टर आर इक्वल टू A1, वेक्टर आर इक्वल टू A2। पॉइंट तो अलग अलग होगा ही होगा सर, पॉइंट कैसे कॉमन होगा? और पॉइंट ही कॉमन हो जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई फिर तो। अगर पॉइंट ही कॉमन हो जाए तो मानते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी फिर पैरेलल कैसे होंगी? ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, वन लिखता था पहले, नहीं लिखूंगा अभी, इधर क्या लिखूंगा, म्यू टाइम्स, नहीं ये तो चेंज होगा ना, वेक्टर बी। B1 और B2 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। पिछली बार दोनों लाइंस पैरेलल नहीं थी तो B1 और B2 लेना पड़ा। तो पहली बात तो आपको ये, जैसे लाइंस आपको दे दी है ना, आपको दे दिया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, क्वेश्चन आएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो आपको पहचानना है कि लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल हैं। नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि बेटा ये स्क्यू लाइंस है, इसमें लगा स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला, या ये पैरेलल लाइंस है, इसमें लगा पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। दिस थिंग कोई भी आपको बताएगा नहीं, आपको खुद को पता करना है कि लाइंस तो पैरेलल है, लाइंस तो स्क्वायर। वो पता कैसे चलेगा? अगर डायरेक्शन वेक्टर सेम शक्ल का दिखाई दे तो वो पैरेलल, अदरवाइज। अब सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप पता लगाओ कि स्क्यू है कि पैरेलल। लेट्स से मैंने कह दिया 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, तो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन दे रहा हूं, ध्यान से देखना, लैम्डा टाइम्स 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। बताओ लाइंस स्क्यू है या पैरेलल? A1 A2 को तो देखना ही नहीं है, पैरेलल या स्क्यू? देखो, सेम शक्ल का बोला है, सेम टू सेम नहीं बोला है। अब इसमें से अगर मैं टू को कॉमन ले लूं तो बाहर 2 म्यू हो जाएगा, ये 2, ये कट गया, और ये 3, हो गई सेम शक्ल की। अरे 2 म्यू को अगली बार वापस म्यू लिख दूंगा, समझ गए? तो ये लाइंस पैरेलल है। हाँ, इनमें से अगर एक भी माइनस को प्लस या एक भी प्लस को माइनस कर दूं तो स्क्यू है, फिर वो स्क्यू है, फिर वो एंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन है। ओके, ठीक है, तो आप पहचान करना तो सीख गए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें इन दोनों के बीच की। तो ये जिस वेक्टर से पास हो रहा है उसको A1 लिया है आपने, वही ST ले लेते हैं पहले की तरह। मान लो S इसका पॉइंट है, T इसका पॉइंट है, इस S का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A1, इस वेक्टर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर A1। मतलब ओरिजिन से इसको कनेक्ट करूं तो वेक्टर A1 बनता है, ओरिजिन से इसको कनेक्ट करूं तो वेक्टर A2 बनता है, फाइन। और आपको इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो आपको तो S और T के बीच की दूरी चाहिए। लेकिन एक चीज बताऊं, ये S और T सीध में ऐसा किसने कहा? तो T को थोड़ा इधर इधर खिसकाओ या S को इधर खिसकाओ, समझ गए? ये किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। तो हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लग जाएं और सॉल्व कर दें तो S-T ही इन दोनों का डिफरेंस ही पैरेलल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, बट वो गलत होगा क्योंकि किसी ने कहा नहीं है कि S और T आमने सामने। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे मान लो ऐसे रो में खड़े हैं कुछ लोग, ऐसे रो में खड़े हैं कुछ लोग, तो अब सेकंड टर्म से सेकंड टर्म के बीच की दूरी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन सेकंड टर्म से फोर्थ टर्म के बीच की दूरी थोड़ी ना, जैसे दो AP है मान लो, तो वो थोड़ी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो इस T को मैं यहां मानता हूं, कहां? यहां। अब देखते हैं क्या होता है। इस T को मैंने मान लिया यहां,
अच्छा, टी एस आएगा, यस। और इसका पोजीशन वेक्टर है ही सही, वो वेक्टर है। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी या शॉर्टेस्ट दूरी निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एस से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या टी से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों परपेंडिकुलर दूरी होगी। फॉर आवर सेक, भाई अपने को ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ज्यादा पसंद है, तो मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। कर दिया। लेट से एस टी, और इसको यू मान लो या कुछ भी मान लो, पी मान लो। तो आपको अब एस पी दूरी चाहिए, यही आपकी परपेंडिकुलर, यही आपका एक्चुअल डी है जिसकी आपको तलाश है। अब इसको निकालना कोई बड़ी बात है कि बेटा आपके लिए? देखो ध्यान से देखो, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। एक एक सेम प्लेन पे चीजें निकालना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, है ना। डिफरेंट प्लेन में क्या सोचना पड़ता है। ठीक है। सेम प्लेन पे तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा हमसे। ये परपेंडिकुलर है। अब सुनना, यहां पे ये वेक्टर बी है, यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर एस टी क्या आएगा? टेल मी वेक्टर एस टी। एस टी वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन आएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, आएगा। वेरी गुड। अब मैंने कहा एस टी और लाइन एल टू के बीच का एंगल लेट से थीटा है। लेट से इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो इनडायरेक्टली मैं कहूं तो वेक्टर एस टी और एल टू लाइन के बीच का एंगल वेक्टर एस टी और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। क्योंकि वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है, खुशी यहां ध्यान दो, वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों से पैरेलल है। वेक्टर भी एक ऐसा वेक्टर है जो, तो मैं कह रहा हूं एस टी और लाइन एल टू के बीच का वेक्टर के बीच का एंगल, तो एस टी और लाइन एल टू के जो बीच का एंगल है वो एक्चुअली एस टी और इस वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर तो फ्री है ना, उठ के यहां आ जाएगा। तो ये थीटा ही इन दोनों के बीच का एंगल होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना आता है आपको? देखो एस टी, मैं इधर लिख देता हूं शॉर्ट में, थीटा इज द एंगल बिटवीन, बिटवीन व्हाट? वेक्टर एस टी एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी कहां से मिलेगा? लाइंस में से। वेक्टर एस टी कहां से मिलेगा? ए टू माइनस ए वन से। मिल जाएगा? मिल गया? फाइन। अब सुनो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? एसपी। आपको क्या चाहिए? एसपी। और आपको गिवन क्या है? एस टी। ऐसे मान लो आपको क्या गिवन है? एस टी। तो एस टी और एस पी इस थीटा के रेफरेंस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है कि नहीं है? इस थीटा के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है कि नहीं है? और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कहां से मिलता है? साइन थीटा से। तो साइन थीटा की वैल्यू बोलना जरा। ये एस पी, जिसको मैं डी लिख लूं, जिसकी तलाश है मुझे, डिवाइडेड बाय एस टी। और एस टी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख दूं, वेक्टर एस टी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लंबाई तो मैग्नीट्यूड ही होती है। फाइन। ठीक है। अब आपको यहां से क्या चाहिए? डी। आपको क्या चाहिए? डी। तो डी की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। चलो एक काम करो, ऐसे समझ में कंफ्यूजिंग लगेगा ना, कोई बात नहीं, आप साइन थीटा इसको इक्वेशन 1 छोड़ के मार्क करके छोड़ दो। अब आप कुछ ऐसा सोचो कि साइन थीटा की वैल्यू एक और बार निकल जाए मुझसे कैसे भी करके, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा की वैल्यू निकल सकती है। तो अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपसे डॉट प्रोडक्ट से पूछता है तो आप कहते हो cos थीटा डिवाइडेड, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर मैं कहूं क्रॉस प्रोडक्ट से बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनका उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, है ना। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि साइन थीटा जो होगा ना, वो साइन थीटा जो होगा ना, इन दोनों के बीच का एंगल है, एस टी एंड बी के बीच का एंगल है कि नहीं है? तो एस टी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, एस टी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इनका इनका सेपरेट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। आप ही बता रहे हो, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ठीक है। अब यहां से इक्वेशन 2, अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि साइन थीटा सेम है। एक बार तो थीटा मैंने एस टी और लाइन एल टू के बीच का एंगल माना, और एक बार थीटा मैंने एस टी और वेक्टर बी के बीच का एंगल माना, मान लिया। तो वहां से वेक्टर का बीच का एंगल माना तो मेरे को ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला निकल गया, और यहां से मैंने माना तो क्लास 10th के लॉजिक से मुझे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मिल गया। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो देखो डी इक्वल टू, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डी इक्वल टू डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो बेटा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लो, है ना, वहां से आया है ना। ठीक है, ये कट गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? एस टी क्रॉस बी का
मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ बी आंसर। अच्छा एस टी को क्या लिख सकते हो, A2 - A1, A2 - A1, एस टी क्या क्या ले सकते हो, उनके प्रोजेक्शन वेक्टर का डिफरेंस। तो इसको फर्दर अगर हम आगे और एक्सपेंड करें, उसको दिस फॉर्मूला इज रिड्यूस्ड टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी से, जो आंसर आए उसका मॉडुलस करना है ताकि नेगेटिव ना आए, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर बी का। चेक करो ये फॉर्मूला है क्या, आ जाओ अब नोट्स में क्या नोट डाउन करना है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बताओ बेटा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको b से। b के क्या गिवन होंगे आपको, abc। तो जैसे पिछली बार किया वही आई कैप इधर भी आ रहा है, वही आई, लेकिन इस बार डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा, इस बार डॉट प्रोडक्ट थोड़ी ना हो रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है उससे। तो फिर ऐसा बनेगा कुछ, देखो ध्यान से, ऐसा बनेगा, ऊपर तो आई कैप जे कैप के कैप भी बनेगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट तो कहीं हो नहीं रहा। फिर सेकेंड वेक्टर क्या है, तो इधर सेकेंड रो में आएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और थर्ड रो में आएगा b के abc, a1 b1 c1 नहीं, इस बार सेम है दोनों के abc। इसका तो डिटर्मिनेंट करके मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा कोई भी फॉर्मूला बुक में गिवन नहीं मुझे पता है, दैट मीन्स उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को केवल वेक्टर फॉर्म में ही डिफाइन किया है, ठीक है। आप चेक कर लो बुक में कहीं भी शायद नहीं मिलेगा, तो वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किया है। नोट क्या क्या करोगे, आ जाओ, ठीक है। ये ए और बी मान लिया हमने, एस टी माना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेक्टर A1 वेक्टर A2 P, आपको डिस्टेंस बीपी निकालनी है। क्या लिखा है हमने, लेट L1, और ये वेक्टर बी क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, फाइन, L1 एंड L2 का। क्या लिखा है हमने, लेट L1 एंड L2 बी टू पैरेलल लाइंस विद द गिवन इक्वेशंस दिस एंड दिस, लैम्डा म्यू कर दिया, बी भी सेम कर दिया, A1 A2 अलग अलग कर दिया, वेयर A1 एंड A2 आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, A1 and the position vectors of the points A and B respectively, through which the lines L1 and L2 are passing. And since L1 and L2 are parallel to each other, their direction vectors are parallel to the same with respect, same vector लिखो ना, क्या लिखा है, so their direction vectors are parallel and parallel and same। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल हैं और सेम कह सकते हो, मतलब लैम्डा उसमें से कॉमन ओमन निकाल के आप सेम बना सकते हो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, सेम विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल हैं और डायरेक्शन के नजरिए से सेम है, ऐसे लिखा है, डायरेक्शन के नजरिए से सेम, मैग्नीट्यूड के नजरिए से नहीं, ठीक है। वेक्टर बी इज द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ बोथ द लाइंस L1 एंड L2, we will draw BP perpendicular to L1 and this BP will be the shortest distance between the, हमने अभी क्या बनाया था, TP बनाया था हमने ना, will be the S तो ऊपर था, SP बनाया था, SP will be the shortest distance between the lines L1 and L2, it is denoted by letter D। shortest distance को D से डिनोट किया है। एंगल मान लिया वेक्टर AB और लाइन L1 के बीच में, तो थीटा वही एंगल हो जाएगा AB, हमने तो बनाया लाइन वेक्टर AB और लाइन L1 के बीच में, लेकिन लाइन L1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है वेक्टर B, उसके और इसके बीच का एंगल भी थीटा ही हो गया। तो दो तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। कोई कहे सर साइन थीटा पे क्यों गए, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, बेस और हाइपोटेन्यूज का नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कोस थीटा पे जाता, ठीक है। तो ए बी क्रॉस बी, देखो यहाँ पे तो उसने वेक्टर अलजेब्रा को भी क्लियर किया है कि ए बी क्रॉस बी ये होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें एन कैप खत्म हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड पार्ट ले लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई क्लास 10th की, बड़ी आसान सी, एंगल बीपी 90 डिग्री, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीपी बाय वेक्टर है। इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेट हो गए, इक्वेट हो गए तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड नीचे और दो जगह आ रहा है, इसको तो काट दो, तो ये आ रहा है, देखो चेक करो, यहाँ पे ए बी को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने ना। यहाँ पे करेक्शन है एक, करेक्शन ये है कि दो बार बार्स नहीं लगे हुए, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा आएगा, तो एक बार तो उसके मैग्नीट्यूड को ही डिनोट करेगा, पर मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा, खत्म, एक ही की जरूरत है ना, दो की जरूरत क्यों नहीं, देखो ऐसे दिमाग लगाया करो, क्यों उसने दो बार नहीं लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव ऐसे ही नहीं आएगा, तो डबल बार लगाने की, हाँ पिछले केस में डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इस बार डबल बार लगाने की जरूरत नहीं है। और नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, कार्टेशियन फॉर्म में, बुक में है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, प्लेन है अगला टॉपिक। सो टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।